Hello, my dear friends. Can you hear me? Hello, a very good evening to all of you. Can you hear me clear? Yes, am I audible? आवाज़ आ रही है मेरी? सब कुछ क्लियर है? कोई ब्लर, कोई बफरिंग, कुछ भी नहीं? Okay, one thumbs up and then we can begin. Please confirm, my dear students. Okay, yes. So welcome to today's session of customs lecture, my dear students. तो आई थिंक ये आज अपना 4th डे है, राइट? बट ऐसा लगता है कि जैसे कि अपना कनेक्शन बन चुका है, राइट? नो का मतलब क्या है? यस दीपाली प्रथम, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? और एवरीथिंग गुड? ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके, यस यस. तो 4 दिन तो हो चुके हैं, बट ऐसा लग रहा है कि मैं 7 बजे का वेट करती हूँ. येस, दैट माई स्टूडेंट्स विल कम लाइव एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट कस्टम्स. इट्स एक अलग सा, वो बोलते हैं ना, वाइब किसको कहते हैं ये अब पता चल रहा है. ओके, यस. नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे 4 लेक्चर्स तो हो गए हैं, राइट? आज का और कल का सेशन जो है मैं वो यूट्यूब पे लाइव लूँगी, राइट? उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जून हमारे पर्सनल ऐप पे जो है हमारे लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, यस. तो ये यूट्यूब के लेक्चर्स आपके लिए रेफरेंस के लिए एंड डेमो के लिए ये लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे. थैंक यू सो मच अक्षत, थैंक यू वेरी मच. यस राकेश मैम, મજામાં છે તમે કેમ છો? यस, ओके. सो आज और कल हम लोग यूट्यूब में मिलेंगे. बस आई होप कि दिस जर्नी कंटिन्यूज अहेड ऑल्सो. फिर हमारे प्राइवेट ऐप पे आप क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हो. यस, यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आई हैव गिवन यू 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स. यस, आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. यस, और फिर आपको जो भी टेक्निकल डिफिकल्टीज आएंगी दे कैन हेल्प यू विद इट. ओके, एंड यू कैन गो टू आवर ऐप एंड देन यू कैन बाय आवर लेक्चर्स. ओके, यस, बुक माई लेक्चर्स. यस, बुक माई लेक्चर्स इज द नेम ऑफ आवर ऐप. एंड यू ऑल्सो, यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यस, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस पूरा की पूरा कवर हो जाएगा. बस ओल्ड सिलेबस में जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट है उस पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा. ओके, यस, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. लेट मी फिनिश अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए. वहाँ पे जैसे कि मैं अब आगे अमेंडमेंट्स कवर करूँगी, फिर MCQs कवर करूँगी, राइट? तो इस सब का सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे. yes Mohit, you can buy our lectures from our app and then you can connect to us. okay, yes. फिर आगे my dear students, just 1 minute. okay, हाँ, तो जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, जो भी एप्लीकेबिलिटीज़ होंगे, MCQs, समरी नोट्स की सॉफ्ट कॉपीज़, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स. ना अब आपको पता है कि मैम अब आपके चैट बॉक्स पे देखने वाली नहीं है. डू नॉट फोकस ऑन द कमेंट्स. बस कमेंट्स एकदम शांत हो जाए अभी. ओके, और पूरा की पूरा ध्यान आज के सेशन पे. आज का सेशन तो यू आर गोइंग टू लव इट. ओके, बिकॉज इससे आगे के स्टेप पे हम बढ़ने वाले हैं एंड यू विल रियलाइज कि कैसे हमने पूरा कस्टम्स का मेजर पोर्शन, ओके, जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, या आपने कभी सुना होगा, आपके जो सीनियर्स होंगे वो हमेशा बोलते हैं कस्टम्स माने सबसे डिफिकल्ट. ओके, एक्चुअली मुझे ये कस्टम्स पहले पिकअप करना एक चैलेंज था, बट मैंने इसलिए ये जानबूझ के कवर किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो इट टू द स्टूडेंट्स दैट येस माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर लाइक माय फ्रेंड्स. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ अबाउट द वे यू स्टडी. ओके, यस. और कई लोगों का ये भी सवाल था कि क्या मैम आपके बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे? बिल्कुल हाँ, हमारे बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, यस. तो आपको अगर जो भी कॉन्टैक्ट्स, जो भी असिस्टेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर्स. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ अब तक का जर्नी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सो दैट वी कैन गो अहेड विद द फर्दर पार्ट्स. ओके, यस. नाउ हमने क्या देखा? दैट एवरी लॉ, एवरी एक्ट इन इंडिया हैज इट्स रूट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो जो कस्टम्स
एक्ट है, राइट, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे एंट्री है? बिल्कुल है. List 1, entry number 83, right? It speaks about customs duty. Because it is in the list 1, it is the power of central government to collect customs duty. Fine. आगे हमने क्या देखा? चार्जिंग सेक्शन ऑफ कस्टम्स एक्ट इज सेक्शन 12. सेक्शन 12 क्या बोलता है? दैट इट विल बी लेवीड, कस्टम्स ड्यूटी विल बी लेवीड ऑन गुड्स, एंड गुड्स के साथ क्या होना चाहिए? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. क्या होना चाहिए? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. फिर आगे हमने क्या देखा? नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो रेट्स होंगे वो रेट्स कहाँ पे दिए गए हमको? इट हैज बीन गिवन इन कस्टम्स टैरिफ एक्ट. ओके, फिर रूल्स जो होंगे दोज विल बी फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशंस विल बी फ्रेम्ड बाय सीबीआईसी, एंड नोटिफिकेशंस अगेन विल बी फ्रेम्ड बाय सीजी, बट दे हैव टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट. ओके, फिर आगे हमने क्या देखा? दैट देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ गुड्स विच आर एग्जेम्प्ट, 4 कैटेगरीज ऑफ इंपोर्ट्स which are exempt from customs duty. First, Indian Navy, special equipment by police, then Ministry of Defense, right? और next हमने क्या देखा? लास्ट इज कोस्टल गार्ड्स को अगर कुछ चाहिए होगा और अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी. ओके, यस. फिर आगे हम लोग टेक्निकल सेक्शन की तरफ बढ़े, तब हमने देखा क्या देखा कि इंडिया. व्हाट इज इंडिया? इंडिया मतलब क्या? बेसलाइन, लैंड मास, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. 12 नॉटिकल माइल से अंदर आया गुड्स तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है. 12 नॉटिकल माइल के बाहर चला गया तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है. बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया. ओके, यस. नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया में व्हाट कैन द कस्टम ऑफिसर्स डू? दे कैन सीज, अरेस्ट और सर्च फॉरेन गोइंग वेसल्स एंड पीपल. ओके, डू यू गेट इट? ओके, आगे नेक्स्ट हमने क्या देखा? इंडियन कस्टम्स वाटर इज बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल. करेक्ट. अब वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल. वेसल मीन्स शिप, व्हीकल मीन्स रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स प्लस railways, right? So these are known as conveyance. This conveyance is used for what? For transit of any goods or passengers, right? अब आगे नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा? कस्टम्स स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा. फिर हमने देखा कि जो वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल है इनको जो रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या कहा जाता है? पर्सन इन चार्ज कहा जाता है. फिर कल के सेशन में हमने क्या देखा? सबसे इंपॉर्टेंट, गुड्स मतलब क्या? व्हाट इज मेंट बाय गुड्स? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स, राइट. फिर करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, जो करेंसी है और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, इट हैज बीन कवर्ड अंडर विच एक्ट? इट हैज बीन कवर्ड अंडर फेमा, माय डियर स्टूडेंट्स. इट हैज बीन कवर्ड अंडर फेमा. ओके, यस. फिर आगे हमने क्या देखा? जो वेसल्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स हैं, अगर वो किसी वन पर्सन को बिलोंग करते हैं, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो क्या वो गुड्स है? बिल्कुल गुड्स है. बट इफ दे आर यूज एज कन्वेयंस देन दे आर नॉट गुड्स. बट उसके अंदर जो अनयूज स्टोर्स है, आर दे गुड्स? यस. बैगेज, आर दे गुड्स? यस. ओके, फिर हमने प्रोहिबिटेड गुड्स देखे. प्रोहिबिटेड गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन नीदर बी इंपोर्टेड नॉर बी एक्सपोर्टेड. नोटिफाइड गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी व्हाट? एक्सपोर्टेड बट कैनॉट बी इंपोर्टेड. उसको इंडिया के अंदर का एंट्री बंद है. ओके, यस. फिर आगे हमने नेक्स्ट क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, आगे हमने क्या देखा? नेक्स्ट वी सॉ कि एक्सपोर्टेड गुड्स मतलब क्या और इंपोर्टेड गुड्स मतलब क्या. इंपोर्टेड गुड्स मतलब जो इंडिया में आए हैं पर अभी तक उसका ड्यूटी पे नहीं हुआ, अभी तक वो क्लियर नहीं हुए होम कंजम्पशन के लिए, तो उनको कहा जाता है इंपोर्टेड गुड्स. एक्सपोर्टेड गुड्स मतलब क्या? एक्सपोर्टेड गुड्स मतलब हमने जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिए हैं और जो तैयार करके रखे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उनको कहा जाता है एक्सपोर्ट गुड्स. दोज गुड्स आर नोन एज एक्सपोर्ट गुड्स. ओके, यस. फिर आगे, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जब कोई इंपोर्टर इंडिया में बैठा है, ओके, तो देन दैट पर्टिकुलर इंपोर्टर हैज टू चूज कि उसको किस एक्सपोर्टर से अपना माल परचेज करना है. अब किस एक्सपोर्टर से माल परचेज करना है, इस पे डिपेंड करेगा कि एक्सपोर्टर हमको क्या प्राइस चार्ज कर रहा है. राइट. नाउ एक्सपोर्टर कैन चार्ज विच काइंड्स ऑफ प्राइसेस माय डियर स्टूडेंट्स? एक्सपोर्टर कैन चार्ज फर्स्ट इज एक्स फैक्ट्री प्राइस. ओके, हमने देखा था कल का एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो देयर इज वन एक्सपोर्टर 1, एक्सपोर्टर 2, एक्सपोर्टर 3 एंड एक्सपोर्टर 4. एक्सपोर्टर 1 क्या करता है? एक्सपोर्टर 1 क्या करता है? अपना फैक्ट्री में गुड्स बनाता है और वहां तक ही अपने को सर्विस देता है. उसके आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा खर्चा इंपोर्टर को करना पड़ेगा. राइट. ओके, अब आगे एक एक्सपोर्टर 2 ऐसा है जो क्या कर रहा है? जो हमको सिर्फ से फॉर एग्जाम्पल हमने इंग्लैंड का एग्जाम्पल लिया था, इंग्लैंड के पोर्ट तक माल पहुंचा के देगा, उसके बाद का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्टर का.
राइट, मतलब व्हाट इज FAS प्राइस, फ्री अलोंग साइड प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस माय डियर स्टूडेंट्स कम ऑन, एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस टैक्सेस ऑफ द फॉरेन कस्टम्स पोर्ट, राइट। फिर FOB प्राइस मतलब क्या, एक्सपोर्टर 3 हमको क्या करके देखा, सिर्फ कस्टम्स पोर्ट इंग्लैंड के पोर्ट तक नहीं, बट कोई शिप जो इंडिया में जाने वाली है उसके अंदर माल डाल के देगा, ऑन बोर्ड करके देगा, ओके मतलब ऑन बोर्ड करने तक की सारी जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की, इंपोर्टर का उससे कोई टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ उसका पैसा देना है जो इनवॉइस में आएगा, ओके। यस माय डियर स्टूडेंट्स, further, okay, yes, next my dear students, so FOB price means what, ex factory price plus transport insurance taxes at the customs at the foreign customs port, उसमें ऐड हो जाएगा लोडिंग, ओके। एंड जब एंड एक्सपोर्टर फॉर ये है क्या बोलता है कि इंडियन कस्टम्स पोर्ट तक का खर्चा मैं आपको करके दूंगा, ओके तब का अरेंजमेंट आपको करके दूंगा, आपको सिर्फ पैसे देना है, सो दैट इज CIF प्राइस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट प्राइस। क्या उसमें अनलोडिंग चार्जेस इंक्लूडेड है फ्रॉम द शिप टू द इंडियन कस्टम्स पोर्ट, क्या वो अनलोडिंग चार्जेस इंक्लूडेड है, जी नहीं, इंक्लूडेड नहीं है, ओके। सो दिस इज द मेन पार्ट एट विच वी स्टॉप्ड येस्टरडे, ओके। यस, मतलब अपना जो कल का सेशन था, अपने जो कल के सेशन में क्या हुआ, FOB का फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, यस यस जगदीश, हम लोग पूरा की पूरा टैक्स लॉस का पेपर कवर करेंगे, दैट इज वी हैव GST, वी हैव इनकम टैक्स एंड वी हैव कस्टम्स, ओके। यस, नाउ लेट्स कम अहेड। तो अब तक हमने क्या देखा, हमारी जर्नी में एक इंपोर्टर है जो इंडिया में बैठा है और इस इंपोर्टर ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे किस एक्सपोर्टर से माल चाहिए, ये किसने डिसाइड कर लिया है, ये ऑलरेडी उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर ने डिसाइड कर लिया है, ओके। यस, अब जब इंपोर्टर ने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा एक्सपोर्टर है, तो उसने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, उसने उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर को ऑर्डर प्लेस कर दिया, ओके। उसने डिसाइड कर लिया दैट ही हैज टू प्लेस ऑर्डर विद एक्सपोर्टर 1, एक्सपोर्टर 2, एक्सपोर्टर 3 या एक्सपोर्टर 4। एक बार जब उसने एक्सपोर्टर डिसाइड कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स, सो अब बारी आ गई कि उसकी चॉइस की, तो उसने डिसाइड कर लिया। एक बार लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक बार जब एक्सपोर्टर डिसाइड हो गया तो उसने ऑर्डर बना लिया, तो एक्सपोर्टर ने अपने गुड्स बना लिए फैक्ट्री में। अब क्या बारी आई, इस एक्सपोर्टर को गुड्स पहुंचाना है इंडिया, सो उसके पास 3 मोड्स ऑफ कन्वेयंस है, आइदर वो एयरक्राफ्ट से भेज सकता है, आइदर वो वेसल से भेज सकता है, या आइदर वो व्हीकल से भेज सकता है। सो ही विल कॉन्टैक्ट द इंपोर्टर को वो पूछेगा कि इंपोर्टर साहब आपको किस प्रकार से माल चाहिए, क्योंकि अगर आप एयरक्राफ्ट से मंगाते हो तो आपको महंगा जाएगा, आप वेसल से मंगाते हो तो चलेगा, और जरूरी नहीं है कि ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड बी कनेक्टेड टू इंडिया बाय रोड, राइट। तो इंपोर्टर विल डिसाइड विच मोड ऑफ कन्वेयंस ही हैज टू चूज, क्योंकि आखिर खर्चा कौन बेयर करने वाला है, इंपोर्टर बेयर करने वाला है, ओके। यस, फाइन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहती हूँ, ओके। से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कोर्स करना है, ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर कोर्स का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह अगर आपको इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करने हैं या इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, इन दैट केस यू नीड टू हैव एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। क्या होना चाहिए आपके पास, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज नथिंग बट द रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, इट इज अ 10 डिजिट नंबर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, okay. So this import export code is what, it is a 10 digit number my dear students, okay. ये कौन देता है, DGFT, Director General of Foreign Trade, who issues import export code my dear students. This import export code is issued by DGFT, Director General of फॉरेन ट्रेड, ओके। यस, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या बैगेज के लिए लगता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से माय सिस्टर इज स्टडिंग इन USA। अगर मेरी बहन USA में रह रही है और अगर मैं USA उसको विजिट करने जाऊं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वीज़ा निकालना पड़ेगा, फिर वीज़ा बनाने के बाद मुझे टिकट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल बी ट्रैवलिंग टू USA, ओके। तो अब USA जाऊंगी तो क्या मेरा बैगेज मेरे साथ रहेगा, बिल्कुल मेरा बैगेज मेरे साथ रहेगा, राइट। तो क्या उस बैगेज के लिए
क्या उस बैगेज को हम गुड्स मानेंगे? तो कल हमने क्या समझा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट बैगेज जो अपना पर्सनल बिलोंगिंग है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, राइट। बट जो पर्सनल बिलोंगिंग से ज्यादा एक्सेस वाला बैगेज है, उसको हम क्या करते हैं? गुड्स ट्रीट करते हैं। तो अगर वो बैगेज गुड्स ही नहीं है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी का सवाल ही नहीं आएगा, और इंपोर्ट ड्यूटी का सवाल ही नहीं आया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का सवाल भी नहीं आएगा। ओके, यस। आगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है? ANF 2A, again very important for MCQs. Okay, so import export code मतलब क्या my dear students? It is a registration number, okay, for import or export for import of goods into India or export of goods from India. It is a 10-digit number. It is issued by DGFT, Director General of Foreign Trade. Okay, क्या बैगेज के लिए आपको import export कोड लगता है? बिल्कुल भी नहीं। कौन से फॉर्म से आप ये कोड ले सकते हो? फॉर्म ANF 2A. ओके, गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? यस। तो ये रहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर को डिसाइड करेगा कि ओके चलो मुझे एक्सपोर्टर से मतलब आउट ऑफ इंडिया से माल मुझे इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेगा। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स। फिर अब क्या होगा? अब एक बार जब ये इंपोर्टर माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार जब ये इंपोर्टर अपना ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये एक्सपोर्टर क्या करेगा? ये माल इंडिया में भेजने की तैयारी करेगा, राइट। तो अब ये एक्सपोर्टर क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स? माल बनाया, माल पैक किया, अब डिसाइड किया एयरक्राफ्ट, वेसल या व्हीकल से माल भेजा जाएगा इंडिया, राइट। तो सबसे पहले ये एक्सपोर्टर चलते चलते ये माल किसके पास पहुंचाएगा? ट्रांसपोर्टर के पास पहुंचाएगा, कन्वेयंस के पास पहुंचाएगा, करेक्ट। सो दिस एयरक्राफ्ट, दिस वेसल और व्हीकल as may be chosen by importer, this will be treated as transporter. इसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्टर कहेंगे, क्योंकि यही तो माल लेके जाएंगे ना हमारा आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, करेक्ट। तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टर। मतलब माल बनाया एक्सपोर्टर ने, माल दिया ट्रांसपोर्टर को, और ट्रांसपोर्टर माल देगा इंपोर्टर को। बराबर है? आप समझिए। अब समझिए कि इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन कैसे होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सपोर्टर माल बनाएगा, एक्सपोर्टर माल देगा ट्रांसपोर्टर को, फिर ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? ट्रांसपोर्टर इंडिया जाने वाले शिप में, एयरक्राफ्ट में या व्हीकल में वो माल डालेगा, राइट। उसके बाद वो शिप, मानो कि हमने शिप चूज किया, तो वो शिप चलते 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 फिर क्या करेगी? इंडिया पहुंचेगी। फिर वो इंडिया में माल जाएगा कस्टम्स पोर्ट में, और फिर उस कस्टम्स पोर्ट पे वो इंपोर्टर आएगा और अपना अपना माल लेके जाएगा, right? So broadly, the entire import transaction is divided into 4 parts. 1, exporter handing over the goods to transporter, transporter loading the goods in the conveyance, then unloading the goods, conveyance carrying the goods till the customs port, and importer coming to the customs port and taking his own goods. बराबर है ना, राइट। मतलब एक्सपोर्टर टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर टू कन्वेयंस, कन्वेयंस टू इंडियन कस्टम्स पोर्ट, और फिर इंपोर्टर आएगा इंडियन कस्टम्स पोर्ट पे अपना माल लेने। सो दिस पर्टिकुलर इंपोर्ट ट्रांजैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और अगर आप इस 4 हिस्सों में बट के अगर आप उस चीज को समझते हो तो इंपोर्ट प्रोसीजर से ईजियर और लॉजिकल कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलो। ओके, तो एक्सपोर्टर, अब इंपोर्टर ने डिसाइड कर लिया 1 या 2 या 3 या 4 किस एक्सपोर्टर से हमको माल लेना है। एक्सपोर्टर ने माल बनाया, माल बनाने के बाद कन्वेयंस में डाला, ट्रांसपोर्टर को माल दे दिया। ओके, अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ, एक्सपोर्टर ने माल ट्रांसपोर्टर को तो दे दिया, ओके, पर कल अगर ट्रांसपोर्टर ने बोल दिया कि मेरे पास तो कोई गुड्स आए ही नहीं, राइट। कल अगर ट्रांसपोर्टर ने बोल दिया कि मेरे पास तो गुड्स आए नहीं, या एक्सपोर्टर ने बोल दिया कि मैंने गुड्स दे दिए हैं पर एक्चुअली उसने गुड्स दिया ही नहीं, राइट। तो अपने पास कोई तो प्रूफ चाहिए कि एक्सपोर्टर ने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिया, राइट। हमको उसके लिए कोई तो प्रूफ चाहिए। तो अगर माल आप एयरक्राफ्ट से भेजते हो तो आपको एयरवे बिल बनाना पड़ता है। ओके, ये एयरवे बिल क्या बोलता है कि एक्सपोर्टर ने माल बनाया और वो माल दे दिया है एयरक्राफ्ट को। अब ये एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी है कि वो इंडिया लेके जाए। हमने ट्रांसपोर्टर को माल दे दिया है। अगर गुड्स आप शिप से या वेसल से भेजते हो तो आपको बिल ऑफ लेडिंग बनाना पड़ता है। यू राइट, बिल ऑफ लेडिंग, नॉट बिल ऑफ लोडिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बिल ऑफ लेडिंग बनेगा और ये बिल ऑफ लेडिंग क्या बन जाएगा? एक्सपोर्टर माल बनाएगा और ये बिल ऑफ लेडिंग दे देगा ट्रांसपोर्टर को,
एज अ प्रूफ कि ये रहे गुड्स और ये वाले गुड्स हमने आपको दे दिए हैं और आपको इसको इंडिया लेके जाना है। ओके ऐसा क्या करेगा, एक्सपोर्टर माल भी बनाएगा, उसके साथ बिल ऑफ लेडिंग बनाएगा और माल और बिल ऑफ लेडिंग दे देगा उस वेसल को। अंडरस्टैंडिंग? अगर एक्सपोर्टर वो पर्टिकुलर गुड्स लैंड से भेज रहा है, इन दैट केस वो क्या बनाएगा, डिलीवरी ऑर्डर बनाएगा। ओके और ये डिलीवरी ऑर्डर दे देगा, माल के साथ ये डिलीवरी ऑर्डर दे देगा उस व्हीकल के इंचार्ज को, जो भी इंचार्ज है उसके हाथ में वो डिलीवरी ऑर्डर दे देगा। ओके मतलब whenever goods are handed over by the exporter to the transporter, जब एक्सपोर्टर गुड्स हैंड ओवर करता है ट्रांसपोर्टर को, तो अगर ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट होगा तो एयरवे बिल बनाता है एक्सपोर्टर, अगर वेसल होगा तो बिल ऑफ लेडिंग, और अगर लैंड से भेज रहा है तो डिलीवरी ऑर्डर बनाएगा एक्सपोर्टर और माल के साथ ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दे देगा। ओके अब ये कितने कॉपीज में बनाएगा, 3 कॉपीज में बनाएगा। Why 3 कॉपीज? अंडरस्टैंड, आखिर में इस पूरे ट्रांजैक्शन का माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे ट्रांजैक्शन का एम क्या है कि गुड्स सक्सेसफुली पहुंच जाए इंपोर्टर के पास। बराबर है ना? तो 1 कॉपी तो इंपोर्टर को लगेगी, राइट? अब मुझे एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी 1 कॉपी लेके इंडियन कस्टम्स पोर्ट पे पहुंच गई और एक मेरे जैसे मिसेस ए भी आ गई और उसने भी 1 कॉपी दिखा दिया और बोले कि नहीं नहीं ये गुड्स मेरा है, राइट? तो यहां पे उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो इंपोर्टर है आपको इसको ओरिजिनल कॉपी भेजना है, क्योंकि वो ओरिजिनल कॉपी लेके कस्टम्स पोर्ट पे आएगा और फिर ही अपना माल ले जा पाएगा। ओके सो जब गुड्स की जर्नी चालू हो जाती है आउट ऑफ इंडिया टू इंडिया, द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज क्रिएटेड इज आइदर एयरवे बिल, bill of lading or delivery order. How many copies they are prepared into? 3 copies. Original copy is sent to importer, my dear students. फिर 1 कॉपी एक्सपोर्टर रख लेता है अपने पास एक प्रूफ की तरह कि हमने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिए हैं, और 1 कॉपी जाएगा ट्रांसपोर्टर के पास जो वो लेके आगे अपनी जर्नी तय करेगा। Do you understand, my dear students? Do you get it? Okay, everyone? Yes? आज तो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी बात मान ही ली, कमेंट बॉक्स पूरा की पूरा चिड़ी चुप है। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग और आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? यस, क्विकली आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपके लिए रखी है। ओके यस, तो चलो आगे। तो अब गुड्स ने जर्नी चालू कर दी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर बनाएगा, एवे बिल ऑफ लेडिंग या डिलीवरी ऑर्डर। 3 कॉपीज, ओरिजिनल कॉपी टू इंपोर्टर एंड 1 कॉपी विद एक्सपोर्टर एंड ट्रांसपोर्टर। ओके अब चलते हैं आगे। ओके मतलब अब ट्रांसपोर्टर के पास हमने गुड्स दे दिए, हाँ। ओके तो उसके लिए हमने 3 डॉक्यूमेंट्स रेज करे हैं, आइदर बिल ऑफ लेडिंग और डिलीवरी ऑर्डर और एयरवे बिल। ओके मतलब ये डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली क्या है? ओके व्हाट डू दे से? ये डॉक्यूमेंट्स हम क्यों रेज करते हैं? बिकॉज दे आर अ प्रूफ ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स। देर आर अ प्रूफ कि एक्सपोर्टर ने ट्रांसपोर्टर के कन्वेयंस में गुड्स लोड कर दिए हैं। दे आर अ प्रूफ ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स। दे आर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सपोर्टर एंड ट्रांसपोर्टर। तभी तो दोनों जन 1 कॉपी रखते हैं कि कल अगर किसी ने किसी पे उंगली की तो अपने पास तो भाई, अपने पास तो डॉक्यूमेंट है, अपने पास तो कागज है, अपने पास तो प्रूफ है। Okay, so they are a contract between exporter and transporter. Okay, and these are documents of title of goods. Very important again from MCQ's point of view. Okay, out of the following, which is the document of title of goods? Okay, airway bill, aircraft bill, right? Then you can say bill of entry, right? And then warehouse bill. So come on, tell me, which option will you choose? I repeat. Out of the following, choose which is the document of title of goods in an import transaction. Alternate A, aircraft bill. Alternative B, airway bill. Alternative 3, my dear students. Okay, alternative 3 क्या बोल रहा है कि it is bill of entry and alternative 4 warehouse bill. So अपना आंसर क्या रहेगा? जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर A मत चूज करना, because that was aircraft bill. What is the right name? The right name is airway bill. So alternative B will be our correct answer. Alternative B will be our correct answer. देखा मैंने कैसे 1 ही मिनट में सबको फंसा लिया।
राइट, देखो कितनों ने आंसर किया है ए, राइट। क्वेश्चन आई टोल्ड यू, एमसीक्यू से बड़ा जाला, एमसीक्यू से बड़ा ट्रैप अपने लिए और कुछ नहीं है, राइट। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। ओके, चलते हैं आगे तरफ। ओके, अब क्या हुआ, गुड्स ने अपनी जर्नी चालू कर दी, राइट, गुड्स ने अपनी जर्नी चालू कर दी माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सपोर्टर ने ट्रांसपोर्टर को, पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए आपका, एक्सपोर्टर ने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिए हैं। अब ट्रांसपोर्टर सामान लेके, अब क्या उसके पास सिर्फ एक ही एक्सपोर्टर का सामान है? नहीं, उसके पास तो कई सारे एक्सपोर्टर्स हैं जिनका सामान लेके वो आएगा इंडिया की तरफ। ओके, यस, तो चलो मानो कि इंपोर्टर ने माल इंपोर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया से, एंड कौन सा मोड चूज किया है? मानो उसने शिप का मोड चूज किया है। कौन सा मोड चूज किया माय डियर स्टूडेंट्स? मानो उसने शिप का मोड चूज किया। आउट ऑफ ऑल द थ्री, एयरक्राफ्ट, वेसल और व्हीकल में से उसने मानो कि शिप का रास्ता उसने अपनाया है। ओके, ठीक है। अब अगला सवाल माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन एवरीवन, फुल फोकस। अब अगला सवाल, when this particular importer has chosen vessel as a mode of conveyance, okay, तो अब क्या होगा? अब सोचो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकली आप लोग मुझे बताओ कि ऐसा होता है क्या कि हम टहलते टहलते कहीं पे भी जा सकते हैं, राइट? टहलते टहलते कोई भी एयरप्लेन कोई भी रास्ते से कैसे भी जा सकता है? नहीं, it is a very sensitive journey, right? चाहे वो पानी में हो, चाहे वो हवा में हो, right? चाहे वो वेसल हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, okay? The particular route has to be pre-decided, पहले ही उनको डिसाइड करना पड़ता है, okay? किसी अंडरस्टैंड, अगर वेसल आने वाला है इंडिया, ओके, तो अब क्या इंडिया में एक ही कस्टम्स पोर्ट है? नहीं, इंडिया में तो कई सारे कस्टम्स पोर्ट है, राइट? तो इस पर्टिकुलर वेसल को पहले ही डिसाइड करना है कि उसको कस्टम्स पोर्ट ए में माल उतारना है या कस्टम्स पोर्ट बी में माल उतारना है। ओके, यस, और जो भी वो चूज करेगा उसी कस्टम्स पोर्ट तक उसके पास जाना चाहिए। मानो उसने चुना है कस्टम्स पोर्ट ए, तो उसको कस्टम्स पोर्ट ए में ही जाना पड़ेगा। ओके, तो चलो कि अब उसका मन किया कि उसको कस्टम्स पोर्ट ए पसंद नहीं है, उसको कस्टम्स पोर्ट बी में जाना है, तो क्या वो जा सकता है? नहीं जा सकता। वो दूसरे कस्टम्स पोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ तभी जा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो दूसरे कस्टम्स पोर्ट पे तभी के तभी, मतलब कस्टम्स पोर्ट ए की जगह पे दूसरे कस्टम्स पोर्ट्स पे तभी जा सकता है ओनली इफ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली इफ कंपेल्ड बाय एक्सीडेंट और बैड वेदर। अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया है तो इट इज मैंडेटरी कि आपको वो रास्ता, कस्टम्स पोर्ट ए का रास्ता आप चुन नहीं सकते, आपको दूसरे कस्टम्स पोर्ट पे जाना पड़ेगा, तभी आप दूसरे कस्टम्स पोर्ट पे जा सकते हो। या बैड वेदर है विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द गुड्स, पैसेंजर्स, एवरीवन हु इज ऑन बोर्ड, अगर आपको लगा जरूरत तभी आप दूसरे पोर्ट पे जा सकते हो, वरना आप दूसरे पोर्ट पे नहीं जा सकते। Again, very important, my dear students. So, this is nothing but section 29. Section 29, तो अपना प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट चालू हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सेक्शन 29 टेल्स यू प्री डिसाइडेड डेस्टिनेशन आप चूज करो। जिस पोर्ट को आपने चुना है आप उसी पोर्ट पे सामान या आपका वेसल लेके जाओगे। आपको दूसरे पोर्ट पे तभी जाना पॉसिबल होगा ओनली एंड ओनली इफ इट इज कंपेल्ड बाय एक्सीडेंट और बाय बैड वेदर। ओके, और अगर आप जहां पे आपको कस्टम्स पोर्ट ए में जाना था बट आप पहुंच गए बी में, ओके, सो इन दैट केस वहां पे जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा, ओके, और वहां पे जो कस्टम्स पोर्ट बी के आसपास जो पुलिस स्टेशन रहेगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वहां पे जो कस्टम्स पोर्ट बी के आसपास पुलिस स्टेशन रहेगा, उसका परमिशन लेने के बाद ही आप क्या कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी, उसका परमिशन लेने के बाद ही आप जो गुड्स है वो अनलोडिंग कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी 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 सिंपल। अगर आज आप पूरा ध्यान से सुन लो तो आपको ये प्रोसीजर बहुत सिंपल जाएगी। वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 29। आर सेक्शन नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कस्टम्स? वेरी इंपॉर्टेंट, येस दे आर। कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं ऑलरेडी। ओके, सो सेक्शन 29 क्या बोलता है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि हमको कस्टम्स पोर्ट ए में जाना है तो आप उसी पोर्ट में जा सकते हो। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट या बैड वेदर, ये दो रीजन से ही आप दूसरे पोर्ट पे जा सकते हो। और अगर आप दूसरे पोर्ट पे जाओ भी, लिसन टू मी, अगर आप दूसरे पोर्ट पे जाओ भी तो भी आप तुरंत वहां पे पहुंच के सामान अनलोडिंग कर सकते हो? नहीं, पहले गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन।
वहां से आप परमिशन लो और उनके परमिशन के बाद ही आप कस्टम्स पोर्ट बी पे माल अनलोडिंग कर सकते हो, गुड्स अनलोडिंग कर सकते हो. ओके, यस, गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? यस. मोहित, I'll solve all your answers. Just let me focus on the concept right now. मैं सब कुछ पूरा समरी आपको at the end of the class बताऊंगी कि क्लासेस किस प्रकार से चलेगी, कब कब चलेगी और कब कब नहीं चलेगी. Okay? Do you get it, my dear students? Okay? So section 29 speaks about pre-decided destination. I hope you are very clear with it. Okay? तो हमने क्या देखा? इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को ऑर्डर प्लेस किया, फिर एक्सपोर्टर ने माल तैयार किया, फिर गुड्स तैयार करने के बाद एक्सपोर्टर ने ट्रांसपोर्टर को दिया, और अब मानो कि उसने ट्रांसपोर्टर चुना है वेसल. ओके, और अब क्या हो गया है, वो वेसल निकल गया है इंडिया की तरफ अपना सामान लेके. ओके, तो अब उसने सेक्शन 29 की तरफ से डिसाइड कर लिया है कि हमको कस्टम्स पोर्ट ए पे ही जाना है. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, अब क्या होता है ना, ये पर्टिकुलर वेसल है, एयरक्राफ्ट हो, वेसल हो, व्हीकल हो, इनके ऊपर इनके हर कन्वेयंस में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ बॉस. ओके, देयर इज ऑलवेज वन पर्सन हु इज इन चार्ज, राइट. तो ये पर्सन इन चार्ज क्या करेगा? टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, ये पर्सन इन चार्ज क्या करेगा? सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, राइट. अब मानो कि मेरे जैसे कई सारे इंपोर्टर्स हैं इंडिया में जो आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट. तो अब ये जो वेसल है, एयरक्राफ्ट है या व्हीकल है, इसमें क्या सिर्फ एक ही एक्सपोर्टर के गुड्स है? नहीं, ऐसे कई सारे एक्सपोर्टर्स हैं, राइट, जिनके कई लोगों के माल वो लेके आ रहे हैं, राइट. फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं उस कन्वेयंस से, करेक्ट. और जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे उनके क्या रहेंगे? बैगेजेस भी रहेंगे. ठीक है, कोई बात नहीं. इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ समझो, क्या शिप, एयरक्राफ्ट, व्हीकल अपने आप चलती है? नहीं, उनके क्रू मेंबर्स भी तो होते हैं ना, बराबर है ना. ओके, मतलब अब माल लेके एक्सपोर्टर ने माल बनाया, ट्रांसपोर्टर को दिया, ट्रांसपोर्टर ने माल लोडिंग कर लिया, और अब वो चल पड़ा है आगे अपनी जर्नी में. ओके, तो जब ये अपने जर्नी में आगे चल पड़ा है तो उसके पास क्या क्या है? ओके, इस कन्वेयंस के पास क्या क्या है? देयर इज गुड्स. ओके, देयर आर गुड्स ऑन बोर्ड. ये गुड्स उनको पहुंचाना है इंडिया. इन गुड्स के साथ साथ उनके पास क्या होता है? पैसेंजर्स भी होते हैं. देयर माइट बी पीपल हु आर ट्रैवलिंग, राइट. और इस कन्वेयंस को चलाने के लिए देयर आर क्रू मेंबर्स ऑल्सो, बराबर है. ओके, सी, सो अब क्या होता है ना, अब क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जब इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती है ना, जब भी इंटरनेशनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी कि हम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल मेंटेन करें. ओके, बहुत नेसेसरी होता है कि हम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल मेंटेन करें. मतलब आपने गुड्स लाए तो कितने गुड्स थे, किसके गुड्स थे, कहाँ से आपको मिले, आपको किसको पहुंचाना है. अगर आपके पास पैसेंजर्स है तो कितने पैसेंजर्स है, उनका कितना सामान है, उनको कहाँ कहाँ जाना है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, सारे डिटेल्स. इतना ही नहीं, अगर आपके क्रू मेंबर्स है तो उनके नाम क्या है, उनके डेजिग्नेशन क्या है, वो उनकी नेशनैलिटी क्या है, राइट. सब कुछ मेंटेन उनको करना पड़ता है. ओके, सो द इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स फर्दर पार्ट्स. ओके, यस, सेक्शन 29 से हमने प्री डिसाइडेड अपना डेस्टिनेशन तो चुन लिया, पर अब जर्नी में हमको रास्ते में क्या क्या काम करना पड़ेगा ये हमको आगे सेक्शन 30 एंड सेक्शन 30A ने बताया है. ओके, क्या बताया है कि आपको जो गुड्स आपने जो लेके आए हो ना कन्वेयंस, ओके, जो पर्सन इन चार्ज है, ओके, उसको सारे के सारे डिटेल्स ऑफ गुड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं इन इंपोर्ट मैनिफेस्ट. ओके, जो भी वेसल और जो भी इसका एयरक्राफ्ट का जो पर्सन इन चार्ज है ना, उसको अपने गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ती है इंपोर्ट मैनिफेस्ट में. ओके, एंड इफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड बाय वे ऑफ व्हीकल, तो जो गुड्स की इंफॉर्मेशन बनती है उसके रिपोर्ट का नाम है इंपोर्ट रिपोर्ट. ओके, क्या नाम है माय डियर स्टूडेंट्स? यस, तो अगर आप देखोगे, सो इफ गुड्स आर इंपोर्टेड बाय एयरक्राफ्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में उसके सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं. अगर वेसल से इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट में पूरे डिटेल्स देने पड़ते हैं. पर अगर आपने व्हीकल से इंपोर्ट किया तो आपको क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, जिसमें सारे डिटेल्स ऑफ गुड्स होते हैं जो आपके पास है. फिर आपके पास जो पैसेंजर्स एंड क्रू है, इनके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? पैसेंजर मैनिफेस्ट. ओके, पैसेंजर मैनिफेस्ट. सो इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट के डिटेल्स दिए गए हैं सेक्शन 30 में,
और पैसेंजर मैनिफेस्ट हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द कस्टम्स एक्ट. ओके, इट हैज बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 30A. ओके, तो हमने क्या देखा, जो भी कन्वेयंस है तीनों मेथड्स के, ओके, तीनों 3 मोड्स ऑफ कन्वेयंस दैट वी हैव. ओके, यस. ओके, तो मोहित, वेयर इज योर फोकस? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया का इंपोर्टर जब इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट प्रोसीजर हम लोग देख रहे हैं. विद रिगार्ड्स टू एक्सपोर्ट प्रोसीजर देयर आर नो सच कॉम्प्लिकेशंस. ओके, यस. तो चलो आगे. तो हमने क्या देखा, 3 मोड्स ऑफ कन्वेयंस है. ओके, तो उनको गुड्स, पैसेंजर्स, क्रू की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ती है. अगर वेसल और एयरक्राफ्ट होगा तो गुड्स का डिटेल इज मेंटेन्ड इन द इंपोर्ट मैनिफेस्ट. अगर व्हीकल होगा तो गुड्स के डिटेल आर बीइंग मेंटेन्ड इन द इंपोर्ट रिपोर्ट. और जो भी पैसेंजर्स एंड क्रू है उनका इंफॉर्मेशन मेंटेन होता है पैसेंजर मैनिफेस्ट में. ठीक है, अब ये कब फाइल करना पड़ता है? अब ये कब फाइल करना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंड, जो भी वेसल और एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो पैसेंजर्स हो, चाहे वो क्रू मेंबर्स हो, ओके, वो प्री डिसाइडेड होता है, पहले ही हमको पता होता है. बराबर है ना? राइट. और अंडरस्टैंड इट इज वेरी मच नेसेसरी टू मैनेज द ट्रैफिक एट द पोर्ट एंड द एयरपोर्ट. इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि आपके बोर्ड पे कितने लोग हैं, आपके पास कितना सामान है, आपको सामान अनलोडिंग करने के लिए कितनी जगह लगने वाली है, ये सारे डिटेल्स हमको आप पहले ही दो. बिफोर अराइवल, आपके आने के पहले आप इंडियन कस्टम्स पोर्ट को ये डेटा दे दो, ताकि वो आपकी आने की तैयारी पूरे शानो शौकत से कर सके. डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand? So when exporter, listen to me very carefully, when exporter which is outside India, जब वो माल ट्रांसपोर्टर को देता है तो एयरवे बिल ऑफ लेडिंग, डिलीवरी ऑर्डर तैयार होता है. राइट. जब वो पर्टिकुलर गुड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वो पर्टिकुलर कन्वेयंस लेके आगे बढ़ते हैं, ओके, इन दैट केस हमने क्या देखा, वो जो ट्रांसपोर्टर जिम्मेदारी लेता है ना कि मेरे पास इतना सामान है, ओके, मेरे पास इतने लोग हैं, उसके लिए वो क्या बनाएगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट एंड पैसेंजर मैनिफेस्ट. ओके, अब इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इन केस ऑफ वेसल, उनको इंपोर्ट मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर मैनिफेस्ट दोनों भी कब, बिफोर अराइवल सबमिट करना पड़ता है. कहाँ पे? इंडियन कस्टम्स पोर्ट पे. ओके, अब जब हम रास्ते की बारी गए, ओके, जब हम रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवेज की, मतलब व्हीकल की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो इंपोर्ट रिपोर्ट है, गुड्स का रिपोर्ट है, ओके, वो आप आ गए, आप आने के 12 घंटे के अंदर आप दे सकते हो. ओके, बिकॉज लैंड में क्या होता है ना, हम अरेंज कर सकते हैं ट्रैफिक, हम मैनेज कर सकते हैं. बट जहाँ पे व्हेन इट इज एयरक्राफ्ट एंड व्हेन इट इज शिप, व्हेन इट इज वेसल, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द ट्रैफिक. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग. राइट. इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि आप बिफोर अराइवल ही हमको पूरी इंफॉर्मेशन दे दो. बट इन केस ऑफ इंपोर्ट रिपोर्ट, जो व्हीकल जनरेट करता है, तो यहाँ पे क्या बोला है, आप पहुंच जाओ तो विद इन 12 आवर्स ऑफ योर अराइवल यू कैन प्रोवाइड अस द डिटेल्स ऑफ द गुड्स दैट यू आर कैरिंग. और पैसेंजर मैनिफेस्ट, मतलब आप पैसेंजर और क्रू का इंफॉर्मेशन आप जब पहुंच जाओ इंडिया में तब ऑन अराइवल दे दो. बराबर है ना? तो क्यों? क्योंकि वो क्या पैसेंजर्स को 12 घंटे रोक के रखेंगे कस्टम्स पोर्ट पे या कस्टम स्टेशन पे? बिल्कुल भी नहीं. इज इट करेक्ट? नहीं. राइट. तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहुंच लिया, डिटेल्स देख लिया, डिटेल्स मेंटेन करेंगे और पैसेंजर्स को अपने अपने घर जाने दे देंगे. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? पैसेंजर्स को कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट से आ रहे हो तो बिफोर अराइवल ही डिटेल दे दो. ओके, और अगर आप व्हीकल से आ रहे हो तो पहुंचते ही पहले इंफॉर्मेशन दे दो पैसेंजर्स और क्रू की. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? Do you understand everyone? Arrival manifest and import manifest is same, my dear students. Okay? Yes. Yes. So last time I am repeating. Okay? Please focus. कई students चाहते हैं कि मैं इसको repeat करूं, तो मैं ये last time repeat कर रही हूं क्योंकि मैंने कई बार repeat कर चुकी हूं. Please focus. जब माल, okay, exporter outside India है, जब उसने transporter को माल दिया, ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्सपोर्टर है, ऐसे कई सारे एक्सपोर्टर्स है आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में भी कई सारे इंपोर्टर्स है जो माल मंगाते हैं आउटसाइड इंडिया से. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर कन्वेयंस में, कन्वेयंस मतलब क्या, एयरक्राफ्ट, वेसल या व्हीकल. ओके, तो इनमें क्या होगा, इनमें गुड्स होगा. राइट. फिर इनमें पैसेंजर्स. ओके, देयर माइट बी सम सर्टेन पैसेंजर्स आल्सो माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. तो देयर माइट बी सर्टन पैसेंजर्स ऑल्सो एंड देयर माइट बी सर्टन क्रू मेंबर्स ऑल्सो, क्योंकि जब तक देयर इज नो पायलट, देयर इज नो कैप्टन, वो चलाएगा कौन?
राइट, क्रू मेंबर्स भी तो होने ही चाहिए, राइट. सो गुड्स, पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स, राइट. और जब भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज इन्वॉल्व होते हैं ना, माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ती है. सो जो गुड्स ऑन बोर्ड है उनके लिए इंपोर्ट मैनिफेस्ट बनाया जाता है, अगर वेसल और एयरक्राफ्ट होगा तो. अगर गुड्स कैसे आ रहे हैं, व्हीकल से आ रहे हैं, मतलब बाय रोड आ रहे हैं, तो आपको इंपोर्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है. जो पैसेंजर और क्रू मेंबर्स के डिटेल्स है उनके लिए आपको पैसेंजर मैनिफेस्ट बनाना पड़ता है. ओके, ये कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 30 एंड सेक्शन 30A में. Okay, now this in case of vessel and aircraft, सारा important passenger manifest have to be given before arrival, but in case of import report it might be given within 12 hours, and in case of, my dear students, passenger manifest in case of vehicle you can provide it on arrival also. Okay, yes. Further आगे क्या बोला गया है? आगे क्या बोला गया है माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इफ एट ऑल आप नहीं मानते हो, इफ एट ऑल आप ये फॉर्मेलिटीज नहीं मानते, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, पैसेंजर मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट, ओके, ये ठीक से प्रिपेयर नहीं करते, या बिफोर अराइवल नहीं देते, या अगर ऑन अराइवल नहीं देते, इन दैट केस यू विल हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ ₹50,000 माय डियर स्टूडेंट्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू. You will have to bear penalty of ₹50,000, my dear students. Okay? Yes. तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर चुन लिया, राइट. एक्सपोर्टर ने माल बना लिया, माल बनाने के बाद वो माल दे दिया ट्रांसपोर्टर को. ओके, तो एक्सपोर्टर ने बना लिया एवे बिल, राइट. फिर क्या बनाया? फिर बिल ऑफ लेडिंग, डिलीवरी ऑर्डर बना लिया और ट्रांसपोर्टर को माल दे दिया. ट्रांसपोर्टर ने इंपोर्ट मैनिफेस्ट और पैसेंजर मैनिफेस्ट बना लिया और वो पहुंच गया, अब वो सारा सामान लेके माय डियर स्टूडेंट्स पहुंच गया है इंडियन कस्टम्स पोर्ट पे. ओके, वो एक्सपोर्टर से सामान लेके, सपोज मानो कि ये पर्टिकुलर वेसल पहुंच गया है इंडियन कस्टम्स पोर्ट पे. ओके, तो अब इंडियन कस्टम्स पोर्ट पे पहुंचने के बाद क्या वो सामान उठा के कहीं पे भी इंडियन कस्टम्स पोर्ट में डाल सकता है? किसी भी प्रकार से डाल सकता है? नहीं. He will have to wait at the gate of Indian Customs Port. Okay, वहां पे उसको रुकना पड़ेगा. अब my dear students, इस पर्टिकुलर, अंडरस्टैंड, टेल मी, इस पर्टिकुलर वेसल में क्या क्या है? इस पर्टिकुलर वेसल में माय डियर स्टूडेंट्स देयर आर गुड्स. ओके, अलॉन्ग विद गुड्स देयर आर पैसेंजर्स ऑल्सो, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं. जब पैसेंजर्स रहेंगे तो उनके साथ उनके बैगेज भी रहेंगे, राइट. और कई लोगों को पेट्स की इतनी आदत होती है, तो आई डू नॉट वांट टू से एनीथिंग, बट से मानो कि ये पेट्स भी हो सकते हैं उनके वेसल्स पे. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, नो प्रॉब्लम. अब आगे, यस ऋतिक, ऑल योर प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी सॉल्व. बी अ बिट पेशेंट. ओके, पहले सुनने में पूरा फोकस करो, आपके सारे डाउट्स अब सॉल्व हो जाएंगे. ओके, यस. अब मानो ऋतिक, अब उनका सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होंगे कि फिजिकली. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इंपोर्ट मैनिफेस्ट और पैसेंजर मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल देना है तो वो फिजिकल फॉर्म में होंगे क्या इलेक्ट्रिक फॉर्म में होंगे? इसका जवाब आप मुझे दोगे. Come on, you answer my question. You tell me that these will be physically or electronically. क्या आप आओगे, डॉक्यूमेंट्स दोगे और फिर जाओगे शिप चलाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं. They will be filed electronically if they have to be submitted before arrival. Okay, but in case of import report आपको 12 घंटे में देना है. In case of arrival, in case of this passenger manifest, that is nothing but arrival manifest और arrival report. ये कब देना है? आपको ऑन अराइवल देना है, तो वो ऑब्वियसली आप फिजिकली भी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हो. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? सी देयर इज इसलिए मैं आपको लॉजिक्स क्लियर करना चाहती हूँ. देयर इज अ वे ऑफ थिंकिंग एवरीथिंग. ओके, हर चीज मगअप करके नहीं होता. ओके, कम ऑन, फोकस. तो अब हमने क्या देखा कि वो पर्टिकुलर वेसल गुड्स, पैसेंजर्स, बैगेज, एनिमल्स लेके इंडियन कस्टम्स पोर्ट पे पहुंच गई है. ओके, अब क्या करना है? इस शिप को सारा की सारा सामान, सारा की सारा पैसेंजर्स, बैगेज, एनिमल्स को क्या करना है? अनलोड करना है इंडियन कस्टम्स पोर्ट पे. ओके, तो ते दन धड़ाम, ओके, आओ जाओ घर तुम्हारा. कहीं पे भी वो शिप जाके अपना गुड्स अनलोड कर सकती है? नहीं, पहले शिप को अपने अराइवल की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी प्रॉपर ऑफिसर को. फिर इस प्रॉपर ऑफिसर का उसको लेना पड़ेगा परमिशन. ओके, फिर ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? आपका बिल ऑफ लेडिंग चेक करेगा, राइट. फिर आपका इंपोर्ट मैनिफेस्ट चेक करेगा, फिर आपका पैसेंजर मैनिफेस्ट चेक करेगा, और फिर चेक करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, अगर इफ ही थिंक्स दैट यस
इफ ही थिंक्स दैट ओके एवरीथिंग इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, अब इनको एंट्री दे सकते हैं, देन with the due permission of proper officer, what will happen? Unloading will take place. Now understand my dear students, ये permission किस किस के लिए लिए जाती है? ओके, गुड्स, पैसेंजर्स, बैगेज, एनिमल्स. ओके, अब यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है. जो परमिशन देगा ना अपना प्रॉपर ऑफिसर, दैट विल बी गिवन वाया एंट्री इनवर्ड्स, कि नाउ यू कैन एंटर इनटू इंडिया, राइट. तो ये परमिशन दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ एंट्री इनवर्ड्स. ओके, तो ये एंट्री इनवर्ड्स किसके लिए लेना पड़ता है? इट हैज टू बी टेकन माय डियर स्टूडेंट्स फॉर गुड्स, पैसेंजर्स. ओके, जब पैसेंजर्स जाएंगे तो उनके साथ साथ उनकी बैगेज तो जाएगी ही, तो क्या उनकी परमिशन लेने की जरूरत है? नो. ओके, एनिमल्स की परमिशन लेने की जरूरत है? नो, बिकॉज जो पेट्स रहेंगे दे विल ऑलवेज बी गोइंग अलॉन्ग विद देयर मास्टर्स, राइट. सो इन केस ऑफ एंट्री इनवर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स, एंट्री इनवर्ड्स किस किस के लिए फाइल करना पड़ता है? फॉर गुड्स, पैसेंजर्स, बैगेज और एनिमल्स के लिए आपको एंट्री इनवर्ड्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन? तो कम ऑन, सेक्शन 29. ओके, प्री डिसाइडेड डेस्टिनेशन, हमको पहले ही डिसाइड करना है कस्टम स्पॉट ए या कस्टम स्पॉट बी. एक बार अगर आपने ए को डिसाइड कर लिया तो यू हैव टू स्टिक विथ ए. ओके, आप क्या बी पे जा सकते हो? ओनली एंड ओनली इफ बाय एक्सीडेंट और और ड्यू टू बैड वेदर. और वहां पे भी डायरेक्टली अनलोडिंग कर सकते हो? नहीं, वहां के पुलिस स्टेशन पे जाओ, उनका परमिशन लो और फिर वहां पे आप माल अनलोड कर सकते हो. ओके, यस. अब उसके आगे माय डियर स्टूडेंट्स, हमको सेक्शन 30 और सेक्शन 30A में बताया गया है कि अब आप माल लेके जब आगे आओगे, ओके, तो आपको इंडियन कस्टम स्पॉट में पहुंचने से पहले गुड्स, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की इंफॉर्मेशन फाइल करनी है. If you are a vessel and an aircraft, you have to file import manifest, and if you are a vehicle, in that case you have to file import report. और आपके पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के डिटेल्स आपको पैसेंजर मैनिफेस्ट में फाइल करना पड़ता है. जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट है, ओके, इन केस ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट बोथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड बिफोर अराइवल. इन केस ऑफ इंपोर्ट रिपोर्ट दैट इज व्हीकल, वो पहुंचने के 12 घंटे के बाद भी फाइल हुआ तो चलेगा, राइट. और जो पैसेंजर मैनिफेस्ट है वो ऑन अराइवल आप दिखा दो कि मेरे ट्रक में इतने सारे लोग हैं और मैं उनको उतार रहा हूं, तो आप कर सकते हो. डू यू गेट इट माय डियर स्टूडेंट्स? यस, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अब आगे हमने क्या देखा? अब सेक्शन 30A इंपोर्ट मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर मैनिफेस्ट. ओके, तो अब अपना कन्वेयंस सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच चुका है इंडियन कस्टम्स पोर्ट पे. अब उसको क्या करना है? सारा के सारा गुड्स, पैसेंजर्स, बैगेज, एनिमल्स क्या करना है? अनलोड करना है. तो इस अनलोड करने के लिए सबसे पहले उसको प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन लेना पड़ेगा, एंड दिस परमिशन इज गिवन बाय प्रॉपर ऑफिसर बाय वे ऑफ एंट्री इनवर्ड्स. मतलब क्या? लो, इंडिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आओ, आपका घर आपका वेट कर रहा है. ओके, सो नाउ एंट्री इनवर्ड्स के लिए परमिशन आपको किसके लिए लेना पड़ता है? गुड्स और पैसेंजर्स के लिए. बैगेज और एनिमल्स के लिए आपको परमिशन नहीं लिया तो चलेगा. ओके, सो दिस इज सेक्शन 31. अब आगे क्या बोला गया है? सी अंडरस्टैंड, याद करो जब ये कोरोना के जमाने में एक जमाना ऐसा भी था कि जब आप हॉस्टल जाते थे या जब आप क्लास में पढ़ने के लिए जाते थे, तो मम्मा क्या करती है? अपने टिफिन बैग देती है, उसके साथ पानी भी देती है, उसके साथ क्या बोलती है? बेटा ये बादाम भी ले ले, बेटा ये काजू भी ले ले, बेटा तुझे भूख लगेगा तो ये जूस भी साथ में ले ले. राइट. मतलब तय क्या हुआ था कि मम्मा देगी एक टिफिन बॉक्स और एक वाटर बॉटल, पर उसके साथ साथ मम्मा क्या देती है? उसके साथ साथ मम्मी और भी कई चीजें अपने साथ पैक कर देती है, राइट. बट ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा. जो गुड्स आपने इंपोर्ट मैनिफेस्ट में डिक्लेयर किए हैं वही गुड्स आप अनलोड कर सकते हो इंडियन कस्टम्स पोर्ट पे. जो गुड्स आपने इंपोर्ट मैनिफेस्ट में डिक्लेयर नहीं किए उस गुड्स का जिम्मेदारी इंडियन कस्टम्स पोर्ट नहीं लेगा और आप वो गुड्स इंडियन कस्टम्स पोर्ट पे अनलोड नहीं कर सकते. ओके, सो सिर्फ आप आपका टिफिन और अपना वाटर बॉटल ही अनलोड कर सकते हो. आपकी बादाम, काजू, ओके, बाकी सारी जो जूस, बाकी सारी जो चीजें हैं वो आपको वहीं पे छोड़ आनी पड़ेगी. डू यू अंडरस्टैंड? सो एंट्री इनवर्ड्स सेक्शन 31. सेक्शन 32 हमको क्या बोलता है कि एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग ऑफ गुड्स एट द कस्टम्स पोर्ट और एयरपोर्ट और कस्टम्स स्टेशन फॉर दैट मैटर, तो ओनली दोज गुड्स कैन बी अनलोडेड विच आर बीइंग मेंशन्ड इन
इंपोर्ट मैनिफेस्ट. ओके, फिर आगे पूरा की पूरा कस्टम स्टेशन क्या अपने लिए नहीं है, राइट. देयर आर अलॉटेड एरियाज. जो प्लेस अपने लिए अलॉटेड है उसी जगह पे आप बैठ सकते हो. ओके, दूसरी कोई भी जगह पे आप अपने गुड्स अनलोड नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट सेक्शन 33, अप्रूव्ड प्लेस. ओके, यू कैन अनलोड द गुड्स ओनली एट द अप्रूव्ड प्लेसेस. ओके, फिर कोई भी नहीं देख रहा, किसी भी प्रकार से आपने लिया, अनलोड कर दिया, चलेगा? नो. Unloading shall be done in the supervision of the proper officer, my dear students. It shall be done only under the supervision of proper officer. Okay? Yes, and there can be certain restrictions on unloading also. Loading unloading को लिए सेक्शन 36 ने क्या बोला है कि संडे और पब्लिक हॉलिडे के दिन कभी भी अनलोडिंग नहीं किया जाएगा. कभी भी अनलोडिंग नहीं किया जाएगा. सो सेक्शन 29 डील्स विथ pre-decided destination. Section 30 and 30A. Section 30 deals with import manifest. Section 30A deals with passenger manifest. Section 31 deals with entry in words. Section 32 क्या बोलता है? Only those goods can be unloaded which are mentioned in the import manifest. Section 33 बोलता है that unloading can be done only at approved place. Section 34 बोलता है कि unloading has to be done under the supervision of proper officer. Section 35 may impose certain restrictions and Section 36 बोलता है कि loading हो या unloading हो आप वो Sunday या किसी भी holiday वाले दिन नहीं कर सकते. Do you understand, my dear students? Do you understand? So today we have learned section 29 to section 36, my dear students. Yes? Do you understand? अब बताओ आपको कस्टम्स कैसे लग रहा है? Yes, my dear students. अब मुझे बताइए कि आपको कस्टम्स कैसे लग रहा है? Yes? इफ शिप अराइव्स ऑन संडे तो उसको वेट करना पड़ेगा अगले वर्किंग डे पे, फिर सारे फॉर्मेलिटीज अगले वर्किंग डे पे कंप्लीट होंगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर एंजॉयिंग कस्टम्स. There can be certain restrictions, my dear students. There can be certain restrictions which can be imposed by the Indian Customs Board. उसके लिए उन्होंने provision करके रखा है यहाँ पे. आई एम सो ग्लैड, सबको मज़ा आ रहा है, सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है. एंड सबसे मेन चीज़ है कि आपको रिटेन भी हो रहा है, आपको याद भी रह रहा है. ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए भी. एब्सोल्युटली, दैट मेक्स मी हैप्पी. आप हैप्पी, आप खुश तो मैं खुश. हाँ, अब एक सवाल ऐसा आया है कि अगर इम्पोर्टेड पेट होगा तो इन दैट केस ऑल्सो इम्पोर्टेड पेट होगा तो अगर आपने देखा होगा तो जो फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं, राइट, जैसे कि टीवी होगा, राइट, अवन होगा, राइट, या ऐसे कोई कांच का डेलिकेट आइटम आप ट्रैवल के लिए करते हो तो एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि उसको आप वो अलग पैकिंग करते हो और उस पर फ्रेजाइल लिखा रहता है. बिल्कुल उसी तरीके से आप जब पेट एनिमल्स भी इम्पोर्ट करते हो तो इन दैट केस ऑल्सो तो क्या हो जाएगा, तो इन दैट केस ऑल्सो उसको स्पेशली डिफरेंटली मार्क किया जाता है और उसको इमीडिएटली उसको गुड से ट्रीट किया जाएगा, बट उसको जल्दी से इम्पोर्ट प्रोसीजर उसका कंप्लीट किया जाता है सो दैट पर्टिकुलर पेट एनिमल रिमेन्स सेफ. Okay, yes, notes will be available. Okay, notes will be available to you on your Telegram channel. Okay, बस इतना है कि notes would be available in the first week of June. Okay, so do not bombard with messages. आपको customs के notes available हो जाएंगे in the first